सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको मिरर इमेज के बारे में पढ़ाया और रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो बताया आपको, और रिफ्लेक्शन के टाइप्स बताए। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो राइट द हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या है ना। तो रिफ्लेक्शन का सबसे पहला नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक सबको पता होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और नंबर 2 होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, all lie in same plane। थोड़ा समझो इसको। सेम प्लेन क्या होता है? तो सेम प्लेन ये नहीं होता कि ये प्लेन सेम है, यहाँ पे आया यहाँ गया यहाँ पर, ऐसा सेम प्लेन वो नहीं होता। ठीक है, सेम प्लेन का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि ये रेड कलर का जो मार्कर है ना, इसको नॉर्मल मान लो। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ब्लैक वाला क्या हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये ब्लू वाला क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये रहेगा जादू। दिस इज सेम प्लेन। आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रहा होगा भाई साहब, एक ही लाइन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सेम प्लेन। कि एक फोटो चिपकाओगे तो तीनों एक ही जगह मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेम प्लेन। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे जो है वो इस तरीके से आए और नॉर्मल ईयर है और रिफ्लेक्टेड ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। उसको इसी प्लेन में रहना पड़ेगा। दैट मीन्स सेम प्लेन, है ना। वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये इसका सेकेंड लॉ हो गया। तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया। अब एक बात याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है या इर्रेगुलर होता है वो ऐसा होता है, यानी उसमें रेज ऐसे आती हैं इंसिडेंट रेज और यूं चली जाती हैं। तो क्या डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है क्या? बिल्कुल फॉलो करता है। देखिए, ये जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया उस सरफेस का टेंजेंट ऐसा बनता है, तो उसका नॉर्मल भी अलग तरीके से बनेगा। ये उसका नॉर्मल होगा और तब एंगल आई और एंगल आर जो है यहाँ भी बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन का कोई, अब मान लो सरफेस ऐसा है तो उसका नॉर्मल यूँ बनेगा ना, ये तो होगा नॉर्मल उसका। ठीक है, अगर सरफेस ऐसा है तो यहाँ पर कर्व सरफेस है ना, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगा उसका टेंजेंट, अब मान लो यहाँ स्ट्राइक किया तो टेंजेंट ये बनाओगे, नॉर्मल वहाँ चला जाएगा। तो कोई भी रिफ्लेक्शन हो वो रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता ही है ना। चलिए, तो ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है कि प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को सीखते हैं, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, है ना। तो हमने बात कर ली है जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, सीधा हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, है ना। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसको ध्यान समझिए। मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, इधर हमने डैश डैश कर दिया, मतलब यहाँ पर कोटिंग है और इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। अब ये एक पॉइंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, पहला रे आपने भेजा डायरेक्ट इस पर सीधा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। अब बताओ, अगर आप इस पॉइंट पर डायरेक्ट रे को भेजते हो सीधा, तो ये रिफ्लेक्ट भी तो उल्टा ही होगा ना। अब आईना सामने है और सीधे टॉर्च मारोगे ऐसे, अब ऐसे मैं टॉर्च जलाऊँ सीधे, तो क्या मेरे पे ही तो लौट के आएगा। अब मैं नीचे से टॉर्च जलाऊँ तो ऐसे जाके और यूँ निकलेगा, ऐसे वी बनाएगा। लेकिन अगर सामने टॉर्च जलाऊँ तो इसके सामने जाएगा तो सामने लौट के आएगा। इसका लॉजिक भी वो क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पर नॉर्मल तो यही होगा ना, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे यही लाइन तो बनेगी। और ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पर ही आ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 ही होना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इधर चला जाए। ठीक है, सिंपल है। अब एक रे तो इमेज बनाएगा नहीं भाई साहब, दूसरा भी चाहिए। तो दूसरे रे को मैंने क्या किया, यहाँ से भेजा, ये सेकेंड रे गया तो इस पॉइंट का नॉर्मल ऐसा कुछ बनेगा। अब वो यहाँ से जो है ऐसे पास हो गया। अब बताओ,
पहला रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तो ये ब्लू वाला यहाँ जा रहा है और दूसरा रिफ्लेक्टेड ये जा रहा है, ये इधर तो कभी मिलेंगे नहीं। अब मान लो कि मैं सोचूं कि मैं कैटरीना कैफ से मिलूं फिलहाल, तो मुश्किल है थोड़ा सा, तो सपने में मिल लेते हैं। तो जब रियल में नहीं मिल सको तो सपने में मिल लो, और सपने में मिलने को ही क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इधर गया तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बैक ट्रेस करते हैं। इसको बैक ट्रेस करो, पीछे ले जाओ, और इसको बैक ट्रेस करो तो डॉटेड ले जाओ पीछे से। तो क्या है, यहाँ मिलता हुआ दिखता है, मिल नहीं रहा है, यहाँ मिलता हुआ दिखता है, तो इसको बोलते हैं इमेज। तो यहाँ बताओ, असली में रिफ्लेक्टेड रेस उधर जा रही है, हमने इसको जो मिलाया है वो वर्चुअली मिलाया है, कि बोला था ना अपीयर्स टू मीट में वर्चुअल बनता है। देखो आ गया मौका उसका। तो जरा नेचर ऑफ इमेज जल्दी चिपका लो, क्या क्या होता है। नेचर ऑफ इमेज किसके द्वारा, बाय प्लेन मिरर। सबसे पहला, क्या इमेज सही में क्या ये रेज सही में मिल रही हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, एरेक्ट होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज एरेक्ट, क्योंकि प्लेन में हमें सीधा दिखता है ना जब आप खड़े होते हो आईने के सामने में। ठीक है। नंबर 2, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स है इमेज मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज है मिरर से। तो क्या लिखेंगे, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या एट सेम डिस्टेंस भी लिख सकते हो। नंबर 3, सेम साइज का बनता है। जो आपका साइज है, नॉर्मली आप जैसे आईने में खड़े होते हो, तो जो भी आपकी हाइट होगी, जो आपका साइज होगा, उतना ही तो आपको दिखता है, ना बड़ा ना छोटा, तो सेम साइज का होता है। नंबर 4 यहाँ पर वो लिखेंगे लैटरली इन्वर्टेड, है ना, लैटरली इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। वो क्यों होता है, देखो जैसे हम आईने के सामने खड़े हैं ना ऐसे, तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है उससे रेज यूँ निकलती है वहाँ पे, और यहाँ वाले हिस्से से रेज यूँ निकलती हैं, तो वहाँ पे वो क्रॉस हो दिखता है, तो उल्टा दिखता है। आप देखो, लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है, तो उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए जो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जब आप देखो तो आपको सही दिखे। ठीक है, तो इट इज़ लैटरल इन्वर्जन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की वजह से, और यहाँ पर उसका आपको रे डायग्राम लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, सबसे पहला लुकिंग मिरर, कैसा लग रहा हूँ मैं, लुकिंग मिरर। ठीक है। नंबर 2, ब्लाइंड टर्न्स ऑफ द रोड, ब्लाइंड टर्न्स ऑफ द रोड। अब ये ब्लाइंड टर्न ऑफ द रोड क्या होता है, तो कभी आप जो है हिली एरिया जाओगे ना, तो वहाँ क्या होता है, आप ऐसे जाओगे ना तो नीचे तो खाई रहती है, अब पहाड़ के साइड से रोड बना होता है, तो यू नेवर नो कि सामने क्या है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक रोड ऐसे आ रहा है और एक रोड यूँ जा रहा है, ये रोड है, तो देख लो बढ़िया, ये सब बना मत लेना, मैं तो बता रहा हूँ बस। कई लोग सब बना लेते हैं, कुछ लोगों ने कैटरीना कैफ भी लिख लिया होगा, अरे वो मत करना, कोई देखेगा बोलेगा अरे ये क्या पढ़ाता है कोई टीचर। तो यहाँ लगाते हैं क्या हम लोग, प्लेन मिरर लगाते हैं। इसलिए क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ अगर कोई कार आ रही है तो उस कार का फोटो इस कार को दिख जाएगा, तो बोलेगा अरे मैं बच जाऊँ, अगली बार मनाली आना है, नहीं तो उसके नीचे खाई में गिरोगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर ही क्यों, इसका कारण ये है कि वो सेम डिस्टेंस पे दिखाता है, जितनी दूर यहाँ से ये कार होगा उतना ही वो उसको दिखाएगा, तो ये फ़ायदा है, डिस्टेंस का अनुमान सही लगता है। दूसरा, एरेक्ट इमेज दिखाता है, मतलब सीधा कार को सीधा ही दिखाएगा। तीसरा, सेम साइज का दिखाएगा, अब जितना बड़ा कार है उतना ही दिखाएगा। लैटरल इन्वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी बोलेगा अरे यार उस कार का तो लेफ्ट वाला ऐसा दिखा था इसलिए हम तो उसको ठोक दिए, काश राइट वाला दिख जाता, मज़ा आ जाता, ऐसा नहीं है ना। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, दैट इज़ ब्लाइंड टर्न्स ऑफ द रोड। ओके, सो रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, डाउट होने के बहुत कम चांसेस हैं, है ना। तो लेकिन हाँ, नोट्स पूरा बनाना यार,
पूरा बनाना, और जो पार्ट में दिक्कत आए दोबारा देखा, उस चीज़ को पढ़ लिखा था। ठीक है, चलिए, ब्लाइंड टच ऑफ द रोड, तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर का यूज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ स्फेरिकल मिरर्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, कर्व्ड हो, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। शीशे का फुटबॉल साइड से काटा कटोरी बनता है, सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, चलो अब देखो, तो इसमें आपको कुछ टर्म्स समझने हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बहुत ही आराम समझना भाई साहब, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर था, जो स्फेरिकल मिरर था ना बड़ा वाला, वो जो फुटबॉल था, वो हॉलो फुटबॉल नहीं था, शीशे वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसको क्या किया आपने, बीच से काट दिया। अब बीच से काट दिया तो ये वाला हिस्सा, तो इसको तो डॉटेड लिखोगे ना, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो रेफरेंस के लिए है बस। असली मिरर तो आपका ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ क्या किया आपने, साइड से कोटिंग भी कर दिया भाई साहब, काट भी दिया, कोटिंग भी कर दी। तो ये जो हिस्सा है कॉनकेव वाला, क्योंकि कोटिंग बाहर है, रिफ्लेक्शन अंदर से, कॉनकेव होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो इस वाले मिरर का होता है। जितना आपको दिख रहा है ना ये हिस्सा जो आपने बनाया है कॉनकेव मिरर का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर का ये हिस्सा है, जिस इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर का ये हिस्सा है, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। समझ में आया ना? आपको मिरर तो इतना ही दिखाई दे रहा है, वीडियो पीछे कर देख लो फिर से। असली इसका हिस्सा जो बना हुआ था, ये वाला जो हिस्सा बना हुआ था, ये वाला मिरर था ना बना हुआ, उस मिरर का जो सेंटर है ना, वही कहलाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे, ये आपने होप बना लिया होगा, उसको मिटा रहा हूँ तो लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of the imaginary spherical mirror. It is defined as the center of the imaginary spherical mirror of which, जिसका the given mirror is a part, जिसका कि गिवन मिरर हिस्सा है। तो डिफाइंड एज अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द गिवन मिरर इज़ अ पार्ट, है ना। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज सी, है ना, इट इज़ डिनोटेड एज सी। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ओके। और ये दोनों मिरर में होता है, ऐसा नहीं कि ये कॉनकेव में हो, कॉन्वेक्स में भी होता है। कैसे, देख लो, दोनों डायग्राम बना लेंगे। एक तो मैंने सिखाया आपको, मान लो ये कॉनकेव मिरर है तो उसका कोटिंग बाहर होगा और रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें क्या होगा कि कोटिंग अंदर कर देते हैं गुफा वाले केव वाले हिस्से में और रिफ्लेक्शन बाहर से होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ होगा, क्योंकि ये जिस इमेजिनरी मिरर का हिस्सा है वो कुछ ऐसा सर्कल बना के दे रहा है, उस सेंटर वहाँ होगा। तो सेंटर दोनों में होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पार्ट क्लियर हो गया, बहुत आसान है। चलो आते हैं दूसरे पार्ट में, वो होता है पोल, है ना। नेक्स्ट पार्ट इज पोल। अब पोल क्या होता है, लिखिए, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ लेंस। क्या हो गया, मुझे लेंस क्यों बोल रहा है भाई? इट इज़ द मिड पॉइंट, पर लिख लेता हूँ, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो होता है कर्वेचर, उसके कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं पोल। जैसे देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है, दैट इज़ अ स्फेरिकल मिरर।
अब इसका कर्वेचर क्या है, ये जो घुमावदार हिस्सा है ना, ये जो घुमावदार हिस्सा है ना, उसी को कर्वेचर बोलते हैं। जैसे देखो हाथ घुमा हुआ है ना, तो ये वाला है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्वेचर। तो इस पूरे कर्वेचर का जो बीच वाला हिस्सा है ये, इसी को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। ऐसा ही वहाँ भी होगा। तो इस वाले में क्या होगा, जैसे मान लो ये हमने बनाया एक कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके घुमाव का बीच वाला हिस्सा कौन सा है, ये है ना, इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। तो पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ मिरर, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज P, इट इज डिनोटेड एज, उसको हम P से डिनोट करते हैं, है ना। कर्वेचर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको सिखाया। देखो शॉर्ट में कई लोग पढ़ा देते हैं ना कि 15 मिनट में 20 मिनट में लाइट, ऐसा नहीं होता भाई साहब, है ना। मैं क्या पढ़ाई तो रहा हूँ, समय लगेगा, समय बिल्कुल लगेगा, ठीक है। जब आप डिटेल में कोई चीज़ पढ़ते हो ना, एक ही बार पढ़ना पड़ता है, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता उस चीज़ को, ठीक है। तो समय दे के पढ़ो, नोट्स बना लो, काफ़ी है, ये सीख लिया हमने। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड टर्म जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस देखो, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, असली में नहीं होता है ना, इट इज एन इमेजिनरी लाइन joining center of curvature and pole of a spherical mirror। किसी भी spherical mirror के center of curvature और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ओके। तो समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लो कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो ये इसका पोल था ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ मान लो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये दूसरे वाले मिरर के लिए भी होगा, दोनों के लिए पैरेलल ड्राइंग करेंगे। ये जो अंदर की तरफ कोटिंग हो गई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अब इसका पोल यहाँ पर है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों के लिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस तैयार है, ओके। चलिए अब बात करते हैं अगले टर्म की, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, जिसको लोग फोकस भी बोलते हैं। यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। पहले डेफिनेशन नोट कर लो, देखेंगे, इट इज द पॉइंट on the principal axis, it is the point on the principal axis through which all the rays coming parallel to principal axis passes after reflection, है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट वो पॉइंट जिस पॉइंट से कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, राइट। तो आप समझ लो ये क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, जैसे कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक पैरेलल लाइन भेजी यहाँ से, जो कि अब यहाँ फोकस मैंने बनाया है, अभी फोकस मानो है ही नहीं, देखा आपने कि ये लाइन यहाँ से पास हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से पास हो गया। आपने दूसरी पैरेलल रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी इसी पॉइंट से पास हुआ। आपने तीसरी पैरेलल लाइन भेजी,
वो भी इसी पॉइंट से पास हुआ। आपने चौथी पैरेलल लाइन भेजी, वो भी यहाँ से। आप जितने भी पैरेलल लाइन भेजते हो वो सभी इसी पॉइंट से पास होती है, इसी पॉइंट से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट एक खास पॉइंट से पास होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एंड दिस थिंग हैपेंस इन कॉन्वेक्स ऑल्सो, है ना। कॉन्वेक्स का डायग्राम ज़्यादा सोच के बनाना भैया, ठीक है। ये हो गया इसका पोल, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस तरफ होगा ना, उस तरफ होगा, ध्यान रखेंगे, घुमाव उस तरफ है। अब देखो यहाँ से आपने पैरेलल रे भेजा, नियम। अब देखो पास तो फोकस से कैसे होगा, तो ये फोकस से पास नहीं होता एक्चुअली। मान लेते हैं फोकस का यहाँ पर है, ठीक है, तो उधर तो जा नहीं सकता, ये क्यों नहीं जा सकता? तो कोटिंग है ना वहाँ पे, सिल्वर की कोटिंग की हुई है। रिफ्लेक्शन कैसे? रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का उसी मीडियम में जाना, दूसरे मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये वहाँ जाता नहीं है, यहाँ पर हम एक बनाते हैं डॉटेड लाइन और इसको यहाँ भेजते हैं इधर। मतलब इस रे को कोई भी अगर देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे ये तो एफ से आ रहा है। जैसे कि ठंड के समय में हम स्कूल बिना नहाए हुए चले जाते हैं, तो कम से कम बाल में जेल वेल लगा के रख लेते हैं ना, कि अरे इसको देखेगा, अरे तो नहा के आया, 2 परफ्यूम मारा तैयार। कॉलेज में बहुत होता है, स्कूल में तो खैर नहीं, कॉलेज में बहुत होता है। क्या देखा हमने कि अगर आप असली में एफ पे नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसे निकलो तो कि लगे कि एफ पे आ रहे हैं। तो क्या निकले यार आप, कम से कम निकलो ऐसे कि लगे कि नहा धो के बढ़िया तैयार होकर निकला है। तो वही करता है, ये जा तो सकता नहीं एफ पे, तो ऐसा निकलता है, कोई देख के बोले कि तो एफ से निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट कि रे ऐसे आता है तो ऐसे होता है, तो जाता इसी के रिस्पेक्ट में। एक और पैरेलल भेजा तो वो भी ऐसा निकला कि लगे कि वो भी इसी पॉइंट से आ रहा है। एक और भेजा तो वो भी ऐसा निकला यहाँ से कि कोई देखे तो बोले तो वहीं से आ रहा है। तो सबको लग रहा है कि तो वो वहीं से आ रहा है, तो उसी पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस है। तो ये 4 पॉइंट्स और नोट कर लीजिए, इसके आगे हम अगले पार्ट में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।